हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल जो प्रकाशित किया गया उसका सेट नंबर 3 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का 1 से लेकर 100 तक यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और आशा करता हूँ इससे पहले मैंने 1 और 2 वीडियो डाला था अकाउंटेंसी का, वह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और इससे जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लें, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको बारी बारी से मिलते रहे। चलते हैं, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। आयव्यय खाते लिखे जाते हैं डैश के लेन देन दर्ज कराने के लिए। आयव्यय खाते लिखे जाते हैं डैश के लेन देन दर्ज करने के लिए। केवल आयगत प्रकृति, केवल पूंजीगत प्रकृति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए विकल्प हो जाएगा, केवल आयगत प्रकृति। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा एक आयव्यय खाते में क्रेडिट करना चाहिए जी नहीं, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना। ये विकल्प इसका बी विकल्प सही होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा जाना चाहिए। एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति, उपार्जित है। ये पूंजीगत प्राप्ति इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में कौन सी मध्य प्राप्ति भुगतान खाते में जाएगी। तो यहाँ पर अदत्त वेतन नहीं, ह्रास नहीं, उपार्जित चंदा नहीं, आजीवन सदस्यता शुल्क, ये आंसर होगा। प्राप्ति भुगतान खाता डैश एक का सारांश है। प्राप्ति भुगतान खाता आयव्यय खाता का सारांश है। रोकड़ बही का, तो जी ये विकल्प सही होगा, रोकड़ बही का। पूंजी कोष की गणना की जाती है। पूंजी कोष की गणना, पूंजी कोष बराबर होता है संपत्ति घटे दायित्व, बी विकल्प हो जाएगा। 7वां हो जाएगा, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे दायित्व माने जाते हैं, दायित्व सी विकल्प। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे आय माने जाते हैं। संपत्ति, ये सब विकल्प गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांशतः लेन देन होते हैं नगद होते हैं, यह नगद लेन देन होते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश के समय तो लाभ हानि क्या लिखा है, तो लाभ हानि समायोजन खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, पुनर्मूल्यांकन, विकल्प सी हो जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। अगला क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे, जो संपत्ति और दायित्वों का उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। संपत्ति एवं दायित्वों का उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। तो नए आर्थिक चिट्ठे में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, वसूली खाते में। तो संपत्ति दायित्व पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है, तो यहाँ पर नए आर्थिक चिट्ठे, ए विकल्प इसका बेहतर आंसर हो जाएगा। ए विकल्प में चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान हो तो ख्याति को पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाता है। तो पुराने लाभालाभ अनुपात में, ओल्ड गुडविल को पुराने लाभालाभ अनुपात में अपलिखित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि पूंजी के अनुपात में लाभ में हिस्सा पाने, ये इसका सही विकल्प होगा, लाभ में हिस्सा पाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाभ हानि लाभ प्राप्ति अनुपात है। लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो बराबर होता है नया अनुपात घटे पुराना अनुपात, यानी सी विकल्प में हम लोग चले जाएंगे, 13 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं।
यहाँ पर दिया हुआ है जो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम वर्तमान साझेदारों को लाभ, ए विकल्प हो जाएगा। वर्तमान साझेदारों को लाभ, ए विकल्प हो जाएगा। आगे है ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति एक डॉट 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 संपत्ति है। व्यर्थ संपत्ति गलत रहेगा, मूर्त संपत्ति गलत होगा, मूल्य रहित गलत होगा, मूल्यवान डी विकल्प में हम लोग चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते? तो पूंजी खाते और चालू खाते, यानी 16 का डी हम लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। वेतन पाने का सही है, कमीशन पाने का सही है, पूंजी पर ब्याज पाने का सही है, इनमें से सभी, यानी इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। हम लोग डी विकल्प में चले जाएंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। साझेदार का फर्म से संबंध होता है। साझेदार का फर्म से संबंध होता है स्वामी का, एजेंट का, स्वामी एजेंट दोनों। तो यहाँ पर सी विकल्प में हम लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है। तो सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 50। साझेदारी अनुबंध बनाना है। साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है। साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है। साझेदारों का दायित्व होता है। साझेदारों का दायित्व साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित होता है, वैसे असीमित होता है। लेकिन यहाँ पर अगर साझेदारी अधिनियम दिया है तो इसके द्वारा निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से उस मूल्य से जो किसी साझेदार की मृत्यु पर प्राप्त हो, जो पॉलिसी के देय होने पर प्राप्त हो, जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता हो। तो यहाँ पर हम लोग ये चले जाएंगे, सी विकल्प में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? यहाँ क्वेश्चन हमारा है अगला 23 नंबर क्वेश्चन है जो साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाता में क्रेडिट की जाएगी? रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में। अगला है साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उसके पूंजी शेष पर ब्याज मिलना चाहिए 6% की दर से, 6% की दर से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर आधिक्य को क्या कहते हैं? तो लाभ कहेंगे। अगर क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक हो तो लाभ कहलाता है। विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंशों पर अधिकतम छूट दी जा सकती है 10%। 10%। अगला है अदत्त याचनाओं की राशि। अदत्त याचनाओं की राशि पूंजी में अंश पूंजी में से घटाई जाती है, अंश पूंजी में से घटाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है चुकता पूंजी, चुकता पूंजी घट जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है तो चुकता पूंजी हो गया। हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर छूट को डेबिट किया जाता है। हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर छूट को डेबिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट से, शेयर कैपिटल अकाउंट से छूट को नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो छूट को डेबिट किया जाता है तो अंश हरण खाते में, अंश हरण खाते में इसका आंसर बी हो जाएगा। 29 का बी हो जाएगा, अंश हरण खाते में। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कंपनी के लिए अधिमूल्यन पर ऋण पत्रों का निर्गमन है। कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन है। पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? आयगत हानि, पूंजीगत हानि, स्थगित आयगत व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा जो पूंजीगत हानि, पूंजीगत हानि हो जाएगा। कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है तो समता अंश से पहले, समता अंश से पहले। अगला है क्वेश्चन ऋण पत्रधारी को मिलता है। ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है? तो ब्याज मिलता है। सेबी द्वारा जारी
किए गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तनशील ऋण पत्रों की अवस्था में ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत शोधन संचय से, तो यहाँ पर 50% में हम लोग चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित, किस खाते में यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे पूंजी संचय खाता। पूंजी संचय खाता स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने से होने वाला लाभ होता है। स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने से होने वाला लाभ होता है, तो वह कौन सा लाभ होता है? तो पूंजीगत लाभ होता है, पूंजीगत लाभ। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्न में कौन सी वसूली की लाभ हानि सही है? यदि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त 50,000 है, कुल संपत्ति 60,000 है, दायित्व 20,000 हो, वसूली खर्च 2,000 हो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा। अगर हम ये देखना चाहें जो कैसे होगा 12,000, तो आप एक रियलाइजेशन अकाउंट का नमूना ले लें। उस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट भाग में और क्रेडिट भाग दो पक्षों को कर दें। संपत्ति 60,000 दिखाता है तो डेबिट में हो जाएगा। इधर संपत्ति के बिक्री से वसूली 50,000 तो क्रेडिट भाग में हो जाएगा। और उसके बाद कुल दायित्व तो 20 हैं तो 20 इधर हो जाएगा। इसका भुगतान भी डेबिट में हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 2,000 वसूली खर्च है, तो अगर हम इधर का जोड़ करते हैं तो 60 20 80 2 82,000 होता है। और अगर इधर का जोड़ करते हैं तो मात्र 70,000 होता है। तो 82 में से 70,000 को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो 12,000 यानी घटा देंगे तो 12,000 की हानि निकलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला दिया है जो विविध लेनदार 8,000 रुपया के थे, इनमें 5,000 का छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाता में डेबिट किया जाएगा। तो 8,000 का 5% पहले काट लेंगे। 8,000 का 5% अगर हम लोग काटते हैं तो वो 400 के बराबर होता है। तो 400 रुपया 8,000 में से लेस कर दीजिए तो 7,600 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है। तो साझेदारों के पूंजी खाते साझेदारों को भुगतान किया जाता है, ये सही हो गया। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं तो बैंक खाते द्वारा, बैंक खाते से इसका बंद होता है, बैंक खाते द्वारा इसे बंद किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताता है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान आयगत व्यय के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। तो एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा में, आर्थिक चिट्ठा में, आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। चालू खाता है, चालू खाता व्यक्तिगत खाता है, चालू खाता है व्यक्तिगत खाता है। फर्म के लिए साझेदार के अपहरण पर ब्याज है, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, तो वह हमारे लिए आय हो जाएगा। यानी 44 का हम लोग बी चले जाएंगे, यह बी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उतरती चढ़ती फ्लक्चुएशन विधि में साझेदार की पूंजी पर ब्याज नाम में लिखा जाता है, पूंजी पर ब्याज नाम लिखा जाता है। तो साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में ए विकल्प में चले जाएं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम होता है। पुनर्गठन में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का क्या परिणाम होता है? तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने खाते के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ हानि अनुपात में, पुराने ए विकल्प में चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है ABC 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानियों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं, उन्होंने भविष्य के लाभों को बराबर बराबर बांटने का निर्णय किया। ABC का वर्तमान अनुपात क्या होगा? तो इसमें से हमारा आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं। अब कैसे होगा ये हम अभी आपको प्रमाण करके दिखाते हैं। ABC का लाभ हो जाएगा 5/9 और उसमें से हम लोग भविष्य के लाभ बराबर 1/3 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5 3 8 2 10, सॉरी ये 5/10। अब यहाँ लघुत्तम हो जाएगा नीचे में 30, तो यहाँ हो जाएगा 5
10 दिए 30 तो 5 दिए 15 और घटे 10 यानी 5/30 इसका पहला हो जाएगा। दूसरे का अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा आपका है 3/10। 3/10 में से हम 1/3 घटाएंगे तो ये हमारा एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 दिया 30, 3 दिए 9 और 10 यानी -1/30 हो जाएगा, जो कि इसमें से किसी विकल्प में माइनस का संकेत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमने डी को रखा है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक क्या कहलाता है? सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक अधिलाभ कहलाता है। इसके अगले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर पुराने लाभ हानि अनुपात में पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो ABC 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानियों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं, उन्होंने भविष्य के लाभों को बराबर बराबर बांटने। ABC का वर्तमान लाभ। तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं आंसर, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था। अगले क्वेश्चन पर है सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक क्या कहलाता है? अधिलाभ कहलाता है सामान्य लाभ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है जो जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है तो फर्म की बहियों में उस रकम को डेबिट करना चाहिए, तो रोकड़ खाते को डेबिट करना चाहिए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, तो अंशहरण खाते के शेष को पूंजी संचय खाता में हस्तांतरित किया जाता है। स्थिति विवरण क्या दर्शाता है? लेखांकन की शुद्धता, एक निश्चित अवधि का लाभ हानि, एक निश्चित तिथि का वित्तीय स्थिति। तो यही इसका बेहतर आंसर होगा, एक निश्चित तिथि की वित्तीय स्थिति। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। ऋण पत्रों पर ब्याज होता है। ऋण पत्रों पर ब्याज एक निश्चित दर से होता है। ऋण पत्रों पर ब्याज एक निश्चित दर से होता है। साझेदारी का अनुबंध बनाना, साझेदारी का अनुबंध बनाना ऐच्छिक होता है। साझेदारी का अनुबंध बनाना ऐच्छिक होता है। अगला क्वेश्चन है तरल अनुपात को ... नाम से भी जाना जाता है। तरल अनुपात को शीघ्र अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि होता है, पूंजीगत हानि, ये विकल्प हो जाएगा। फर्म के विघटन पर संपत्तियों के विक्रय मूल्य लिखा जाता है। फर्म के विघटन पर संपत्तियों का विक्रय मूल्य लिखा जाता है, तो वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में, तो विक्रय मूल्य लिखा जाता है क्रेडिट पक्ष में। ये विविध लेनदार 8,000 के थे, 5% छेप पर भुगतान किया, तो हमने पीछे को भी क्वेश्चन बताया था। जो 8,000 का हम लोग क्या करेंगे, 5% काटेंगे। 8,000 का अगर 5% हम लोग देखते हैं तो वो 400 के आसपास होता है, तो वो 8,000 में से 400 को लेस कर देंगे। इसके बाद निकला 7,600, तो हमारा विकल्प यहाँ निकल कर आता है, बी विकल्प आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है, तो साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में। किस खाते में? साझेदारों के पूंजी खाते में। नए साझेदार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है? नए साझेदार के प्रवेश से चालू दायित्व, अस्थायी दायित्व, लाभ अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो लाभ अनुपात में वृद्धि हो जाती है, लाभ अनुपात में वृद्धि हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आयव्यय खाते लिखे जाते हैं ... के लेन देन दर्ज करने के लिए, तो केवल आयगत प्रकृति के लेन देनों को लिखने के लिए। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा क्या कहलाता है? विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा आयव्यय खाता में क्रेडिट करना चाहिए, एक अलग खाता में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए, संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे विचार से इसका विकल्प बी हो जाएगा, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। तो एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा पूंजीगत प्राप्ति माना जाना चाहिए। निम्न में से कौन सी मदें प्राप्ति भुगतान खाता में जाएगी? कौन सी मदें प्राप्ति भुगतान खाता में जाएगी? तो यहाँ पर आजीवन सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क, यह जो है प्राप्ति भुगतान खाता चूँकि रोकड़ बही के समान होता है, तो रोकड़ बही का रूल है जो जिसमें रुपया आती है या रुपया जाती है तो अदत्त वेतन नहीं होगा, ह्रास नहीं होगा, उपार्जित चंदा नहीं होगा।
यहाँ पर आजीवन सदस्यता शुल्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाता डैश का सारांश है। तो प्राप्ति भुगतान खाता यहाँ पर आय व्यय खाता का सारांश, जी नहीं, आय व्यय खाता तो प्राप्ति भुगतान खाता से ही बनाया जाता है, आर्थिक चिट्ठा भी प्राप्ति भुगतान खाता से बनाया जाता है, तो ये दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा। तो रोकर वही इसका सही आंसर हो जाएगा। पूंजी कोष की गणना की जाती है। पूंजी कोष कैसे निकाला जाता है? कैपिटल फंड बराबर होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, बी विकल्प हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं। चालू वर्ष के दौरान अगर अग्रिम में चंदा प्राप्त किए हैं तो वह हमारे लिए दायित्व हो जाता है, वो हमारे लिए दायित्व हो जाता है, दायित्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांशतः लेन देन होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांशतः लेन देन नगद होते हैं। कैसे होते हैं? नगद होते हैं, यह नगद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का शेष है तो इसे हस्तांतरित साझेदारों के पूंजी खाते, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। यहाँ वैसे विकल्प में दिया है तो लाभ हानि समायोजन खाता गलत, सभी साझेदारों का पूंजी खाता गलत, सही विकल्प सी आंसर हो जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। क्वेश्चन क्या पूछा था? अगर कोई नया पार्टनर फर्म में शामिल होता है तो उस समय अगर कोई लाभ हानि है तो उस लाभ हानि को बांटा जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में। अगला क्वेश्चन लेकर के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। संपत्ति एवं दायित्वों का उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। संपत्ति और दायित्वों का उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है तो नए आर्थिक चिट्ठा में ए विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान हो तो ख्याति को पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाता है। यदि नया साझेदार ख्याति नगद में लाता है और ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो तो ख्याति को पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाएगा। तो किस अनुपात में? तो वो हो जाएगा पुराने लाभालाभ अनुपात में, पुराने लाभालाभ अनुपात में। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नए साझेदार की ख्याति की राशि, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। नए साझेदार लाभ में हिस्सा पाने के लिए बी विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। लाभ प्राप्ति अनुपात है बराबर नया अनुपात घटे पुराना अनुपात, नया अनुपात घटे पुराना अनुपात। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम होता है। वर्तमान साझेदारों को लाभ। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो पूंजी और चालू खाते। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार वेतन पाने का सही, ये इसका हकदार नहीं है, कमीशन पाने का नहीं है, पूंजी पर ब्याज नहीं है, इनमें से सभी ये आंसर हो जाएगा। कोई किसी भी चीज़ को पाने का हकदार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है, स्वामी का, एजेंट का, स्वामी एजेंट दोनों, ये हो जाएगा सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है। सामान्य साझेदारों में साझेदारों की संख्या अधिकतम 50 हो सकती है। साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों का दायित्व होता है। साझेदारी अधिनियम द्वारा या असीमित, तो यहाँ पर हम अधिनियम सी में चले जाएंगे। अगला, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से जो किसी साझेदार की मृत्यु पर प्राप्त हो, जो पॉलिसी के देय होने पर प्राप्त हो, जो पॉलिसी की देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है जो पॉलिसी की देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है। अगला है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में क्रेडिट की जाएगी।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उसकी पूंजी शेष पर ब्याज कितना % मिलना चाहिए। तो 6% की दर से ब्याज मिलना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक को क्या कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक को लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। अगला है विशेष अनुमति को छोड़कर समतांशों पर अधिकतम छूट दी जा सकती है। विशेष अनुमति को छोड़कर समतांशों पर छूट दी जा सकती है तो 10% की दर से 10% की दर से। अदत्त याचनाओं की राशि पूंजी में जोड़ी जाती है। गलत, पूंजी से घटाई जाती है। ये सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप कौन सी घट जाती है। तो चुकता पूंजी घट जाती है। कौन सी पूंजी घट जाती है? चुकता पूंजी घट जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है तो अंश हरण खाते में बी विकल्प हो जाएगा आंसर। कंपनी के अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है। कंपनी का अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है पूंजीगत लाभ यहाँ पर 90 का ए आंसर हो जाएगा। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है। तो वह पूंजीगत हानि होता है। पूंजीगत हानि होता है। कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है तो समता अंश पूंजी से पहले यानी सी विकल्प हो जाएगा। 92 का सी विकल्प हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बता रहे हैं जो ऋण पत्रधारी को मिलता है ऋण पत्रधारी को ब्याज मिलता है। इसके अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बता रहा है क्या, जो सेबी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तनशील ऋण पत्रों की अवस्था में ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने % ऋण पत्र शोधन संचय में के लिए आवश्यक है। तो यहाँ 50% हम लोग चले जाएंगे शोधन के लिए। अगला है ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते से हस्तांतरित किया जाता है। ऋण पत्रों के शोधन से लाभ को किस खाते से हस्तांतरित लाभ को किस खाते से हस्तांतरित किया जाता है। तो लाभ को किस खाते से हस्तांतरित किया है। पूंजी संचय खाता से, सिंकिंग फंड खाता से, सामान्य संचय खाता से, इन लाभ हानि खाता से। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा। तो यहाँ पूंजी संचय खाता से स्वयं के ऋण पत्र रद्द होने से होने वाला लाभ है पूंजीगत लाभ स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वसूली खाता की लाभ हानि से यदि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि 50,000, कुल संपत्तियां 60,000, कुल दायित्व 20,000 हो तो वसूली खर्च कितना होगा 2,000, तो हानि कितना होगा 12,000। इससे पहले यह तो क्वेश्चन इसी सेट में 2 बार बताया जा चुका है। 12,000 इसका हानि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है विविध लेनदार 8,000 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। तो 8,000 का 5% 400, 8,000 में 400 घटा दें तो 7600 इसका आंसर हो जाएगा। यह कि इससे पहले भी रिपीट किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट शेष भुगतान किया जाता है। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है साझेदारों को। अगला क्वेश्चन हमारा है फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं बैंक खाता के माध्यम से। किस खाते के माध्यम से? बैंक खाता के। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी यह भेजें। यह हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का तीसरा लेसन है, तीसरा मॉडल सेट है और यह इसके बाद हम तुरंत इसका चौथा सेट भी जारी करने जा रहे हैं। अगर यह अच्छा लगे तो मैं दोबारा कहता हूँ, इसमें कमेंट करना न भूलें, जिससे कि हमको अगले वीडियो बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। धन्यवाद।